चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए यहाँ तक देख लिए थे। तो इसमें जो है कूलम्ब फोर्स में जो पहले पढ़ चुके हैं अपने लोग, जो पहले पढ़ चुके हैं वो कूलम्ब फोर्स पढ़ चुके हैं अपने लोग वेक्टर फॉर्म में, कूलम्ब फोर्स पढ़ चुके हैं वेक्टर फॉर्म में। और इसमें ये भी देखे थे कि F12 जो है माइनस ऑफ F21 को प्रूव भी किए थे। ठीक है, तो एक नोट है छोटा सा, इस नोट को लिख लीजिए। इन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, इन वेक्टर फॉर्म ऑफ in vector form of Coulomb's law, charges are taken with the proper sign. Charges are taken with the proper sign. Charges are taken with the proper sign. लिख लीजिए इसको कि मतलब वेक्टर फॉर्म में जो कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है उसमें जो चार्ज को रखेंगे जो Q1 Q2 है उसको साइन के साथ रखेंगे। अगर प्लस में है तो प्लस के साथ रखेंगे और अगर माइनस में है तो माइनस के साथ रखेंगे। चलिए लिख लीजिए इसको। अगला हेडिंग डालेंगे, अगला हेडिंग डालेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस मतलब फोर्स का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक दो लाइन इसमें लिख लेंगे, एक दो लाइन इसमें लिख लेंगे। नेट फोर्स ऑन अ बॉडी, नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द vector sum of all the individual forces, vector sum of all the individual, vector sum of all the individual forces. Net force on a body is equal to the vector sum of all the individual forces. समझिएगा। मान लिया जाए ये कोई चार्ज है Q1, कोई चार्ज है Q1 या 1, इसके आसपास बहुत सारे फोर्स, इसके आसपास बहुत सारे चार्ज रखे गए। इस चार्ज Q1 के आसपास कई चार्जेज हैं। ठीक है, Q2 Q3 Q4 Q5, ठीक है, और सभी चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है। तो मान लिया जाए कि Q2 चार्ज इधर है, मान लिया जाए Q2 यहाँ पे है, तो जो F12 लगेगा वो इधर लगेगा, F12 इधर लगेगा। F12 जो है मतलब फोर्स ड्यू टू 2 ऑन 1 जो है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F12 इधर लगेगा। मान लीजिए F13 इधर लग रहा है, मान लीजिए F13 इधर लग रहा है, F14 इधर लग रहा है और F15 इधर लग रहा है। तो जो नेट फोर्स ऑन 1 हो जाएगा, जो नेट फोर्स ऑन 1 हो जाएगा, जो नेट फोर्स ऑन 1 हो जाएगा मतलब जो F नेट हो जाएगा वो हो जाएगा F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस इस तरह से जितने भी फोर्सेस है, मतलब सभी फोर्सेस को वेक्टरली ऐड करना है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेक्टरली ऐड करना है। और सभी फोर्स को, ये वेक्टर समेशन है, ये डायरेक्ट नहीं जोड़ देना है। 3 न्यूटन 5 न्यूटन 8 न्यूटन जरूरी नहीं है, डिपेंड करेगा दोनों के बीच के एंगल पे। इसको लिख लीजिए।
इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन लिखेंगे एक 2 पॉइंट चार्ज 1 माइक्रोकूलम एंड माइनस ले लें -3 माइक्रोकूलम are placed in xy plane देख लेते हैं चार्जेस का वैल्यू क्या है। आर प्लेस्ड इन xy plane at coordinate -1 मीटर, -1 मीटर, ये माइनस एंड 5 मीटर, 7 मीटर रेस्पेक्टिवली मतलब हो गया जो 1 माइक्रोकूलम है उसका कोऑर्डिनेट है -1, -1 और जो -3 माइक्रोकूलम है उसका कोऑर्डिनेट है 5, 7 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द फोर्स, ये कूलम्बिक फोर्स की बात हो रहा है, ये नहीं सोचिए सर कौन सा फोर्स, ठीक है, ये कूलम्बिक फोर्स की बात हो रहा है, कहने का मतलब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, दोनों चार्ज के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। चलिए कोशिश करिए, ट्राई करिए एक बार। चलिए 1 माइक्रो फाइंड द फोर्स ऑन द 1 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन द 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। 1 माइक्रोकूलम पे फोर्स बता दीजिए कि 1 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है उस पर फोर्स कितना होगा, ट्राई करिए, जो बना सकते हैं वो ट्राई करिए, सभी लोग बना सकते हैं, बहुत ही आसान सा है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। जो 1 माइक्रोकूलम चार्ज है वो -1, -1, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, -1, -1, और जो दूसरा है वो 5, 7, जो दूसरा होगा वो x पे जाएंगे 5, y पे आएंगे 7, ये आ जाएगा 5, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5, 7, इसको ऐसे मिला लीजिए 5, 7। यहाँ पे जो चार्ज है वो -3 माइक्रोकूलम और यहाँ पे जो चार्ज है वो है 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। इसको मान लीजिए चार्ज 1, इसको मान लीजिए चार्ज 2, इसको चार्ज 1, इसको चार्ज 2, ठीक है। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा R12, R12 मतलब R12 पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2। अब R1 देखिए कितना है पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो 1 का जो कोऑर्डिनेट है -1, -1 है और ये XY प्लेन में है, तो ये क्या हो जाएगा -1i इंटू -1j, तो ये क्या हो जाएगा -i -j माइनस ऑफ R2 कितना है 5i 7j प्लस 7j 5i प्लस 7j 5i प्लस 7j, तो यहाँ से R12 कितना हो जाएगा, R12 ध्यान से देखेंगे तो -i अब -5i, तो -6i
माइनस जे और यहाँ से प्लस माइनस माइनस होगा तो -7j, तो -8j। तो जो R12 हो गया वो हो गया -6i -8j। चलिए ऊपर मिटा देते हैं, जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है, ऊपर मिटा देते हैं। चलिए फिगर रहने देते हैं। अच्छा, R12 का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं कितना होता है। तो R12 का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, √-6 का स्क्वायर और प्लस -8 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, ये 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 10, R12 हो गया 10। चलिए तो F12 क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म पढ़े हैं, वेक्टर फॉर्म पढ़े हैं। F12 क्या होता है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 का क्यूब और R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 या R12 माइनस R2 लिखिए या R12 लिखिए, R12 लिखिए, जो कि निकाल चुके हैं -6i -8j। R1 माइनस R2 निकाल चुके हैं -6i -8j। तो वैल्यू रख दीजिए, K का वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁻9 Q1, देखिए 1 माइक्रोकूलम और -3, अब इसको मिटाना पड़ेगा, 1 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम। तो 1 माइक्रोकूलम मतलब 1 × 10⁻6 -3 माइक्रोकूलम -3 × 10⁻6। R1 माइनस R2, R12 निकाल चुके हैं -6i -8j, -6i -8j डिवाइडेड बाय R12 का वैल्यू 10 निकाल चुके हैं, तो 10 का क्यूब। और जब इसको सॉल्व करेंगे ना आराम से, तो इसका आंसर मेरे पास लिखा हुआ है 27 × 10⁻6। इसका आंसर आ जाएगा 27 × 10⁻6, 27 × 10⁻6। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ जो कॉमन लेंगे और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और 9 × 3 27 हो जाएगा, और यहाँ पावर ऐड कर लीजिए, 6 6 12 हो गया, माइनस में ये भी जाएगा तो हो जाएगा -15 हो जाएगा, और प्लस में 9 है तो 10⁻6, और यहाँ पे बच जाएगा 6i + 8j, 6i + 8j। ये हो गया आपका F12। ये वेक्टर फॉर्म में आपका आंसर हो गया। इसको लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, एक फिगर दिया हुआ बना लेते हैं, एक लाइन पहले लिखना है। फाइंड द नेट फोर्स, find the net force on any charge of the corner, on any charge of the corner, इसमें एक फिगर बना हुआ है, देखिएगा ध्यान से। ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, इसका साइड ए गिवन है, और हर कॉर्नर पे जो चार्ज है वो क्यू है। हर कॉर्नर पे जो चार्ज है उसका वैल्यू जो है वो क्यू है, और सभी सेम मैग्नीट्यूड और सेम नेचर का है। तो आपको किसी भी कॉर्नर पे, किसी भी एक कॉर्नर पे, इस पे किसी पे भी आपको नेट फोर्स बताना है कि नेट फोर्स कितना होगा। चलिए ट्राई कर सकते हैं। साइड दिया हुआ स्क्वायर का, ए है, ये स्क्वायर है, ये जो है ये स्क्वायर है, साइड ए है, ये स्क्वायर है। चलिए ट्राई करके देखिए एक बार। चलिए पॉज करके ट्राई कर लीजिए। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग बना लिए होंगे। सॉल्यूशन देखिएगा ध्यान से।
किसी चार्ज को पकड़ लेते हैं, किसको पकड़ ले, इसको, चलिए इस पे ये जो चार्ज है वो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा क्योंकि सेम नेचर है तो दूर भागेगा। अच्छा नेमिंग कर देते हैं, 1 इसका नाम दे देते हैं 1 2 3 4, ये चार्ज का नाम दे दिए 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। तो ये जो F14 हो जाएगा वो नीचे की तरफ हो जाएगा, जो F14 हो जाएगा वो नीचे की तरफ हो जाएगा। जो 2 जो है इस पर फोर्स लगाएगा वो इधर की तरफ लगेगा, दूर भागेगा, तो F12 इधर हो जाएगा। चलिए F13 इसके डायगोनल के लाऊं, ये डायगोनल होता है इसका, तो F13 इधर हो जाएगा, F13 इधर हो जाएगा। ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, ये लंबाई देख के ये मत समझ जाइएगा कि ये वाला फोर्स बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्शन बनाने के लिए बनाया गया है। F13 इधर लगेगा। चलिए देख लेते हैं कि F12 कितना लगेगा, F12 कितना लगेगा। ध्यान दीजिएगा, ये तो क्यू मिट गया, क्यू, ध्यान दीजिएगा ये डायगोनल है, तो डायगोनल जो है यहाँ पे टोटल 90 है तो उसको 2 भाग में डिवाइड करता है, तो ये एंगल भी 45 हो जाएगा और नीचे वाला ये वाला एंगल भी जो कितना हो जाएगा 45, मतलब दोनों एंगल इक्वल होगा और 45 डिग्री के बराबर होता है। डायगोनल जो वो बीच से काटता है, बीच से एकदम, स्क्वायर के केस में और रेक्टेंगल के केस में। चलिए सबसे पहले F12 निकाल लेते हैं बिना किसी डायरेक्शन का, F12 निकाल लेते हैं। तो F12 का मैग्नीट्यूड बता दीजिए कितना हो जाएगा। F12 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, K Q इंटू Q, तो Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस, F12 निकाल रहे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस A का स्क्वायर, यही हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई स्क्वायर। F14 बता दीजिए क्या हो जाएगा, ये भी इतना ही हो जाएगा, KQ स्क्वायर और दोनों के बीच का सेपरेशन ये A है तो A का स्क्वायर। सही है, देख लीजिए F12 भी हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर और F14 भी हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। F13 क्या हो जाएगा, F13 कितना हो जाएगा, KQ का स्क्वायर, दोनों के बीच का सेपरेशन ये, ध्यान दीजिएगा ये A है, ये A है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये कितना हो जाएगा, ये √2, तो ये √2 का स्क्वायर, ये √2 का स्क्वायर, तो क्या हो गया KQ स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर, KQ स्क्वायर बाय 2A स्क्वायर। अब तीनों को वेक्टरली ऐड करेंगे, तीनों को वेक्टरली ऐड करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा, जो F12 इधर है पहले और F14 को, इस दोनों को ऐड करेंगे, F12 को और F14, क्योंकि दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है और दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, दोनों के बीच का 90 डिग्री एंगल है और दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसी लाइन पे आ जाएगा 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो आपस में बराबर है ना, और जब मैग्नीट्यूड बराबर है आप देखिए ना तो इसके बीचों बीच आएगा, और बीचों बीच का मतलब यहाँ से 45, तो मतलब इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो F13 लाइन पे ही आ जाएगा। तो इस दोनों का रिजल्टेंट निकाल के जो मैग्नीट्यूड होगा वो F13 में डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों का जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन और F13 का डायरेक्शन सेम है। तो निकाल लीजिए रिजल्टेंट ऑफ F12 और F14 वो कितना हो जाएगा, ऊपर मिटा देते हैं, तो रिजल्टेंट ऑफ F12 और F13 क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ऑफ F12 एंड F13 कितना हो जाएगा, F12 और F14 का क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो सीधा सीधा हो जाएगा KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर √2, ये निकाल लीजिएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB से कॉस थीटा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा होता है ना, A और B का रिजल्टेंट, तो कॉस थीटा तो 90 है वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर इंटू √2, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, F नेट जो आ जाएगा, इसको मिटा दे, F नेट जो है वो क्या आ जाएगा, जो F नेट है वो क्या आ जाएगा, F नेट आ जाएगा ये KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर √2 प्लस KQ स्क्वायर बाय 2A स्क्वायर, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो अंदर में क्या बचेगा √2 प्लस 1/2, √2 प्लस 1/2, ये हो गया F नेट। इसका डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन F13 के अलॉन्ग हो जाएगा, डायरेक्शन की बात करेंगे तो F13 के अलॉन्ग हो जाएगा, मतलब ये जो नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा वो यही होगा 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए। लिख लीजिए इसको, जल्दी से लिख लीजिए,
लिख लिए? चलिए मिटा दे रहे हैं, जो नहीं लिख पाए वो पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। टू पॉइंट चार्ज Q and 4Q are placed at a distance d. Two-point charge Q and 4Q are placed at a distance d in air. A third charge Q is placed in between the two charges, in between the Q and 4Q. Find the position of Q. So that it will be in equilibrium. बनाइए, कोशिश करिए, एक बार ट्राई करिए, एक बार कोशिश करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। दो चार्ज है Q and 4Q, मिटा लेते हैं क्वेश्चन को, जगह ख़त्म हो गया है इसीलिए आप लोग मत मिटाइएगा, ठीक है। चलिए, 2 पॉइंट चार्ज है, एक Q और दूसरा 4Q, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो गिवन है D। D और बोला गया एक तीसरा चार्ज है वो इस दोनों के बीच में रखा गया। जो तीसरा चार्ज है वो इस दोनों के बीच में रखा गया, कहीं पे मान लेते हैं यहाँ पे रख दिए। तो बोला गया कि इसका पोजीशन क्या होगा ताकि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में हो जाए। अच्छा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? अभी तो इस पर सिर्फ फोर्स है। देखिए, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स भी जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो टॉर्क का कोई बात ही नहीं हो रहा क्योंकि लीनियर है, सब कुछ एक ही लाइन में है, ठीक है। तो फोर्स, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या करेंगे? जीरो करेंगे। चलिए, तो मान लेते हैं कि इस जो Q चार्ज से इसका डिस्टेंस x है, मान लेते हैं कि इस Q चार्ज से इसका डिस्टेंस जो है x है, तब जाके ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है। जब इस चार्ज को कैपिटल Q को स्मॉल q से x डिस्टेंस पर रखा गया, तब जाके ये इक्विलिब्रियम में आ गया। तो इसी x का वैल्यू निकालना है, देखते हैं तब होगा क्या। देखिएगा, ये जो स्मॉल q है ये इसको दूर धकेलेगा अपने से क्योंकि सेम नेचर है, और ये 4q भी इसको दूर धकेलेगा, और यदि ये दोनों फोर्स आपस में बराबर हो गया, अगर ये दोनों फोर्स आपस में बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा? नेट फोर्स जीरो हो गया, और नेट फोर्स जैसे जीरो हो गया ये इक्विलिब्रियम में आ गया। कहने का मतलब ये जो 4q इसको इधर धकेल रहा है और ये q जो इसको इधर धकेल रहा है, इस दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। तो इसके द्वारा ये कितना फोर्स लगाएगा? K Q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का सेपरेशन x माने x का स्क्वायर। ये किसके बराबर होना चाहिए? जितना ये लगा रहा फोर्स, ये कितना लगेगा? Q 4Q पहले लिख लेते हैं, क्या हो रहा है? Q और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये x है और ये टोटल का d था, तो ये कितना हो जाएगा?
डी माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा डी माइनस एक्स, तो डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। के से के कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, और ये क्यू भी तो कैंसिल हो जाएगा, सही बात है। तो 1/x का स्क्वायर इक्वल्स टू बचेगा इधर 4/d माइनस एक्स का स्क्वायर। इस पूरे को स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा 1/x का स्क्वायर, 1/x का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकते हैं d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर ही 4 होता है, यहाँ 4 था उसको 2 का स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x स्क्वायर है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x पूरे का स्क्वायर, 1/x पूरे का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/x इक्वल्स टू 2/d माइनस एक्स, डी माइनस एक्स को इधर बुला लीजिए, तो d माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x, एक्स को उधर भेज दीजिए तो 3x, तो d इक्वल्स टू 3x, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया d/3, x इक्वल्स टू d/3। कहने का मतलब छोटे चार्ज से अगर इसका डिस्टेंस d/3 पे रहा तब जाके ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। इसको लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिए, लिख लीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्स एक्सिस है अपना, ये जो है वो एक्स एक्सिस है, और इधर ऊपर जो है इसको वाई एक्सिस माना गया है। ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, जहाँ एक्स और वाई कट करता है उसे ओरिजिन कहते हैं। यहाँ से ए डिस्टेंस पे एक चार्ज पॉजिटिव क्यू है, यहाँ से ए डिस्टेंस पे एक चार्ज जो है वो पॉजिटिव क्यू है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा a,0, a,0। यहाँ से भी ए डिस्टेंस पे एक चार्ज पीछे भी है जिसका भी मैग्नीट्यूड क्यू है, ये कितना हो जाएगा -a,0, कोऑर्डिनेट इसका, क्योंकि ओरिजिन से पीछे -a,0। और यहाँ से किसी भी पॉइंट पे एक चार्ज है स्मॉल क्यू, इसका कोऑर्डिनेट नहीं पता है, मान लेते हैं 0,y हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट 0,y। y वेरिएबल है, यहाँ y वेरी कर सकता है, तो आपका y का ऐसा वैल्यू बताना है, y का वह वैल्यू बताना है जिस वैल्यू पे इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स इस दोनों के द्वारा मैक्सिमम हो जाए। कहने का मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y at which force on q will be maximum, at which force on q will be maximum, force on q will be maximum। मतलब इस y का वह वैल्यू बताना है जिस वैल्यू पे इस दोनों के द्वारा जो लगाया गया फोर्स है, मतलब जो इस पे रिजल्टेंट फोर्स है उसका वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। चलिए ट्राई कर सकते हैं, एक बार ट्राई करिए। ट्राई करके देख सकते हैं एक बार। चलिए पॉज करके बना लीजिए, हालांकि बहुत सारे लोग बना लिए होंगे, सभी लोग बना लिए होंगे। चलिए जो बना लिए हो आंसर मैच कराइएगा, देखते हैं। ये चार्ज को नेगेटिव कर लीजिए, इस चार्ज को नेगेटिव अट्रैक्शन नेगेटिव कर लीजिए। चलिए माइनस में चार्ज, ठीक है, माइनस क्यू। तो जब ये माइनस क्यू चार्ज है तो यहाँ से क्वेश्चन में भी माइनस क्यू कर लीजिएगा इस चार्ज को, ठीक है, ताकि इधर बन जाइए। तो ये इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। अच्छा ये भी इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका जो आर हो जाएगा ये हो जाएगा, इसी लाइन पे ये भी इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। चलिए बहुत अच्छा, अट्रैक्ट करेगा। इस दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये आर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस देखिए, ये ए है ये वाई है, तो आर इक्वस टू क्या हो जाएगा, इसको आर मान लीजिएगा, आर इक्वस टू क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन कर रहे हैं,
तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। इधर से भी आर वही हो जाएगा क्योंकि इधर से भी ये ए है और ये वाई है। चलिए अब क्या होगा वो ध्यान से देखिएगा, इस फोर्स के दो कंपोनेंट टूटेंगे, इस फोर्स के दो कंपोनेंट टूटेंगे। चलिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा मान लेते हैं, फोर्स एफ लगा रहा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ साइन थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ एफ कॉस थीटा। उसी तरह इसका भी दो कंपोनेंट, एक इधर एफ साइन थीटा, एक इधर की तरफ एफ कॉस थीटा। तो जो ये वाला कंपोनेंट है इस कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा। कहने का मतलब इस पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये वर्टिकल कंपोनेंट, इसका भी एफ कॉस थीटा और इसके द्वारा भी एफ कॉस थीटा। तो सबसे पहले एफ का ही वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, के क्यू सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात किए हैं, डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर कर लीजिए। अच्छा जो नीचे की तरफ फोर्स बचा, जो नेट फोर्स बचा वो क्या बना, इसके द्वारा एफ कॉस थीटा और इसके द्वारा भी इधर एफ कॉस थीटा। तो जो एफ नेट बना इस पे वो बना 2f कॉस थीटा, नीचे की तरफ 2f कॉस थीटा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा एफ का वैल्यू रख दीजिए, एफ का वैल्यू रख दीजिए, तो 2 इंटू एफ का वैल्यू है के क्यू बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। चलिए कॉस थीटा को भी आर के टर्म में लिख लेंगे। देखिएगा जैसे जैसे ये चार्ज ऊपर जाएगा ये आर और ये थीटा बदलेगा, तो दो वेरिएबल है तो एक में कर लेते हैं, दोनों को एक में कर लेते हैं। चलिए दोनों को एक में कर लेते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में देखिए ना, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, ए है, या आर है, तो ए अपॉन आर, कॉस थीटा इक्वल टू ए अपॉन आर। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 2k डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर, ए अपॉन आर। तो यहाँ पे क्या हो गया, एफ इक्वल टू 2k ए डिवाइडेड बाय आर का क्यूब, आर का क्यूब, और आर का क्यूब कितना है, ठीक है। आर देखेंगे तो आर जो है, आर का जो वैल्यू है वो है ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर में 1/2 जो कि रूट है, ठीक है। तो यहाँ एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलती हो रहा है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना है इसका, ये वाई हो जाएगा ना बेस, तो इसको वाई करिएगा ना, इसको वाई करिए, यहाँ गलती हो गया। कॉस थीटा इक्वल टू वाई बाय आर होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, तो वाई बाय आर, ठीक है। तो अब आर का वैल्यू रख दीजिए, तो 2k वाई आर, आर का वैल्यू क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर में आधा, तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर आधा और 3 पहले से 3/2। अब इसको मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ तक लिखिए। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डी एफ बाई डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। डी एफ बाई डी क्यू ने डी एफ बाई डी वाई, डी एफ बाई डी वाई, क्योंकि वाई अपना वेरिएबल है, इसमें एक ही वेरिएबल है। देखिए 2 कांस्टेंट, के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कौन बचा, वाई। तो डी एफ बाई डी वाई इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करके आप सॉल्व करेंगे ना, तो हम सीधा सीधा आंसर लिख देते हैं। डिफ्रेंशिएशन तो सभी लोगों को आता है, ठीक है। तो जब डी एफ बाई डी वाई को सॉल्व करके आंसर लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए बाय रूट 2, प्लस माइनस ए बाय रूट 2 अनसॉल्विंग, ठीक है, प्लस माइनस ए बाय रूट 2। कहने का मतलब ये ए बाय रूट 2 ऊपर जाएंगे तब भी मैक्सिमम होगा, ए बाय रूट 2 नीचे रहेंगे तब भी ये फोर्स मैक्सिमम होगा। लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए जल्दी से। चलिए लिख लीजिए इसको जल्दी से। लिख लिए, चलिए अगला हेडिंग डालेंगे।
अगला हेडिंग डालेंगे, अगला हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डालेंगे हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको डिनोट करते हैं वेक्टर ई से, वेक्टर ई से, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर ई से, और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो सिर्फ और सिर्फ ई लिखेंगे, वेक्टर नहीं लिखेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है समझते हैं पहले। तो क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता था, एक मास जो है अपने चारों साइड एक फील्ड क्रिएट करता था कि जिस फील्ड में इस रीजन में अगर कोई दूसरा मास आ जाता था तो उस पर यह मास जो है वो फोर्स लगाता था। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए जो दो चार्ज है, आखिर सोचिए जब दो चार्ज है एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है तो आखिर इस चार्ज को कैसे पता चलता है कि मेरे बगल में दूसरा चार्ज आया और हम इस पे फोर्स लगाएंगे। अब चार्ज के पास तो आँख होता नहीं कि वो देखेगा, ठीक है। तो अब ये चार्ज था, इसके बगल में दूसरा चार्ज लाए, तो इसको कैसे पता चला कि मेरे बगल में एक दूसरा चार्ज आ चुका है और हमको इस पर फोर्स लगाना है। तो समझिएगा, तो ये कैसे फोर्स होता क्या है कि जब ये चार्ज मान लिया जाए स्पेस में इस तरह से रखे हुए हैं तो ये अपने साइड एक चारों साइड एक फील्ड जनरेट करता है। ये अपने साइड जो दिखता नहीं, जो अदृश्य होता है, जो दिखता नहीं है भगवान की तरह, तो ये चारों साइड जो है एक फील्ड जनरेट करता है जिस फील्ड को बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज इंटर किया तो इसको पता चल जाएगा। और जैसे देखिए जैसे ये अब इसके फील्ड में ये चार्ज इंटर किया तो इस फील्ड के माध्यम से इस चार्ज पे फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए इसके चारों साइड जो एक रीजन में जो फील्ड क्रिएट होगा उसी फील्ड को बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हेडिंग डाल लीजिए और इसका एक लाइन का बस डिफिनेशन लिख लीजिए। लिख लीजिए a region around a charged particle within which they exert, लिख लीजिए, within which a force would be exerted on the another charge particle कहने का मतलब किसी भी चार्ज पार्टिकल के रीजन में एक ऐसा फील्ड क्रिएट होता है जिसमें दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो उस पर वो फोर्स अप्लाई करता है, तो उसी रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसी रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको। लिख लीजिए, मिटा दे। चलिए, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट में लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड EF। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स experienced by unit positive charge equal to the force experienced by unit positive charge in that electric field कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस, मान लिया जाए बहुत सारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड फैले हुए हैं,
बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड फैले हुए हैं, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है इस पॉइंट पे, मान लिया जाए इस पॉइंट पे, ठीक है। इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट लिख लीजिए, एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो मान लिया जाए कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, तो अगर इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो एक पॉजिटिव चार्ज को ले आइए, एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज, यूनिट का मतलब जिसका जो है मैग्नीट्यूड 1 कूलम्ब के बराबर होना चाहिए। तो मान लिया जाए कि मेरे पास एक चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम्ब है, तो इस चार्ज को ले आइए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप क्या किए, इस चार्ज को ले आए पकड़ के, इस चार्ज को जैसे यहाँ पे ले आए, ये यूनिट चार्ज है, मतलब इस पे जो चार्ज है वो 1 कूलम्ब है, इसको यहाँ पे रख दीजिए और देखिए कि ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये चार्ज जो क्यू है वो पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव होता तो डायरेक्शन अलग अलग हो जाता, अगर नेगेटिव होता तो फोर्स का और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग हो जाता, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान रखिएगा, देखिएगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये पॉजिटिव है। अगर Q इक्वस टू 1 हो गया, अगर Q इक्वस टू 1 हो गया, अगर Q इक्वस टू 1 हो गया, इफ़ Q इक्वस टू 1, इफ़ Q इक्वस टू 1, तो E इक्वस टू क्या हो जाएगा, F, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वस टू F। तो देखिए ना, इसीलिए तो बोला गया ना कि जितना 1 कूलम्ब का पॉजिटिव चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में किसी पॉइंट पे, तो वहाँ पे जो उस फोर्स का वैल्यू ही उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए जल्दी से, लिख लीजिए। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ है जो अपने लोगों को पढ़ना है, जो कि कल देखेंगे। इसको लिख लीजिए और एक लाइन इसके नीचे लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर। देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड भी अपना वेक्टर क्वांटिटी था, ग्रेविटेशनल फील्ड भी अपना वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है अपना वेक्टर क्वांटिटी। हालांकि बाद में पता चलेगा कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।